बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बुक 2 मॉडर्न प्रोज और इसका प्रोज नंबर 1 द डाइंग सन। आज मैं डिटेल से इसका एनालिसिस करूँगा, इसकी समरी बताऊँगा, इसकी ट्रांसलेशन करूँगा टेक्स्ट की, और इसके अंदर जितने इम्पोर्टेंट वर्ड सिनोनिम्स है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इसके साथ साथ मैं लास्ट में इस चैप्टर के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब को विद आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिस तरह मैंने बकिया रोज़ के साथ किया है, बकिया लेसन्स के साथ किया है। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को इस लेसन में कंप्लीट डिटेल जो कुछ नॉलेज मेरे इल्म में है वो सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और कुछ लेसन्स की इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। अगर जिस तरह ये लेसन है द डाइंग सन, इसमें जब तक आपको इसका बैकग्राउंड पता नहीं होगा तब तक आप इस लेसन को अच्छा समझ नहीं सकते। तो इसके बैकग्राउंड में कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा कि आपने इस लेसन को अच्छा कैसे समझना है और इसके बैकग्राउंड में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि इन पॉइंट्स को सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और फिर इसके बाद मैं इस लेसन के टेक्स्ट की तरफ लेके चलूँगा आपको। तो सबसे पहले देखें, पहला पॉइंट जो है वो बिग बैंग थ्योरी वाला है। मैं शॉर्टली इन सब को मैं बयान करता जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जितना आसान से आसान हो सकता है मैं आप लोगों को इसे प्रेजेंट करूं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो बिग बैंग थ्योरी का आता है। आपको लेसन में नहीं मिलेगी, इस पे क्वेश्चन भी आता रहता है। तो बिग बैंग थ्योरी में ना एक नाम आप याद रख लें, जॉर्ज लेमेट्रे का। जॉर्ज लेमेट्रे GEORGE और LEMAITRE। तो इस पे बिग बैंग थ्योरी पे जब आंसर आपको दिखाऊंगा उसमें भी आप लोगों को नाम मिल जाएगा। लेकिन जो कुछ आपको मैं इसके इंट्रोडक्शन में, इसके बैकग्राउंड में बताऊंगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 80% आपका लेसन जो है इसी में कवर हो जाएगा, जो आपको इसका बैकग्राउंड, जो आपको इसका इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ। तो बात शुरू होती है बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी क्या है कि जॉर्ज ने ये थ्योरी पेश की थी कि हमारी जो यूनिवर्स है इसके अंदर जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, जितने भी आप रात के वक्त आसमान पे तारे देखते हैं या जो कुछ भी आप आसमान के ऊपर देखते हैं, तो ये सब इनकी प्रोडक्शन कैसे हुई है, ये सारे बने कैसे हैं, बिग बैंग थ्योरी से डील करती है। अब बात कुछ इस तरह की है कि आज से अरबों खरबों साल पहले कुछ यूनिवर्स में कोई भी चीज़ नहीं थी। आप इस पूरी यूनिवर्स, इस पूरी कायनात में आप लोगों के पास देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू जॉर्ज, वो कहता है, जॉर्ज लेमेट्रे कहता है कि इस पूरी यूनिवर्स में सिर्फ एक आग का गोला था, उसमें मुख्तलिफ गैसेस थी, हाइड्रोजन होगी, हीलियम होगी। अब वो सारी गैसेस जो उस आग के गोले के अंदर समाई हुई थी, उन सारी गैसेस, वो सारी गैसेस पे मुश्तमिल एक आग का गोला था। तो फिर हुआ कुछ ऐसे कि उस आग के गोले में इतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, इतनी ज़्यादा उसमें ताकत थी, इतनी ज़्यादा उसमें गैसेस जमा थी कि उसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बिग और बैंग, बैंग कहते हैं धमाके को, बिग कहते हैं बड़े को। बिग बैंग, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ उस आग के गोले के अंदर। अब उस आग के गोले के अंदर जैसे ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, तो वो धमाका जब हुआ तो उससे जितने टुकड़े थे उस आग के, उस मुख्तलिफ गैसेस के, वो छोटे छोटे टुकड़े होके वो पूरी यूनिवर्स में फैल गए। पूरी यूनिवर्स में फैले तो फिर इस तरह जब ये सारे आग के गोले के टुकड़े पूरी कायनात में फैल गए तो ये आगे से स्टार्स बन गए। फिर दूसरी हेवनली बॉडीज आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आना शुरू होगी। अब चूंकि ये आग से लग हुए थे तो ये सारे के सारे ये आग के गोले थे, इसमें आग ही आग थी। ये मुख्तलिफ आग के गोले पूरी कायनात में फैल गए तो इनको नाम दिया जाता है स्टार्स का। कि स्टार्स कैसे बने, तो आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था आग के गोले के अंदर। मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में, मैं आपको साइंटिफिक वे में नहीं लेके जा रहा, मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में कि आसानी से हर बच्चा समझ जाए इस चीज़ को। तो आग का गोला जो था उसमें धमाका हुआ, धमाके से वो जो टुकड़े आगे पीछे कायनात में बिखरे थे वो सारे के सारे स्टार्स बन गए।
अब इसके बाद की कहानी शुरू होती है। ये हो गया आपकी बिग बैंग थ्योरी, हाउ स्टार्स आर फॉर्म्ड। आपको पता होना चाहिए कि सितारे कैसे बने, बिग बैंग थ्योरी। और ये पेश किसने की थी, इसका भी आपको बताया, जॉर्ज लेमेट्रे ने इसको पेश किया था। हुआ कुछ ऐसे कि इन स्टार्स की फॉर्मेशन के बाद, यहाँ पे पहला प्रोसेस खत्म होता है, इन स्टार्स की फॉर्मेशन के बाद कुछ ऐसे था, ये स्टार्स दूर दराज मुख्तलिफ जगहों पे जाके बिखरे। कुछ स्टार्स इकट्ठे थे, कुछ स्टार्स अलग अलग थे। लेकिन जॉर्ज कहता है, यहाँ से आगे सर जेम्स जीन्स जो इस लेसन के राइटर हैं द डाइंग सन के, तो आगे से ये कहते हैं आफ्टर बिग बैंग थ्योरी, आगे इनका नज़रिया था। सर जेम्स जीन्स जो कि खुद भी एस्ट्रोनॉमर थे, माहिर फल्कियात थे, और इसके साथ साथ फिजिशियन भी थे, और इनका तल्लक यूनाइटेड किंगडम से था। तो आगे इन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बाद जो कायनात के अंदर जो दूसरी हेमनली बॉडीज़ की फॉर्मेशन हुई है, कायनात के अंदर हमें मज़ीद नॉलेज देते हैं। ये कहते हैं कि उसके बाद कुछ ऐसे हुआ कि स्टार्स तो वजूद में आ गए। अब इन स्टार्स से जो प्लैनेट्स थे वो कैसे बने। स्टार और प्लैनेट में आप लोगों को खुद ब खुद डिफरेंस आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन भी आता होता है कि इन दोनों में आपने डिफ्रेंशिएट करना है, इन दोनों में आपने कंपैरिजन करना है। अब स्टार्स तो बने, आपको मैंने इंफॉर्मेशन बता दी बिग बैंग थ्योरी के नतीजे में। अब हुआ कुछ ऐसे, ये स्टार्स जो थे ये ट्रैवल करते थे, जो आग के गोले के टुकड़े के नतीजे थे। ये स्टार्स पूरी यूनिवर्स में ट्रैवल करते थे। लेकिन सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि इन स्टार्स का आपस में फासला अनगिनत था, बेशुमार फासला था, कि कुछ स्टार्स इकट्ठे सफ़र करते हैं, उनको गैलेक्सी भी कहते हैं, और जबकि कुछ स्टार्स जो हैं वो अकेले अकेले सफ़र करते हैं। लेकिन कायनात इतनी बड़ी है कि लाखों करोड़ों मीलों का फासला, ये पूरी ज़िंदगी हो जाए, लेकिन ये स्टार जो है एक दूसरे का फासला आपस में तय नहीं कर सकते, आपस में एक दूसरे के पास नहीं पहुंच सकते। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि अगर एक स्टार से दूसरे स्टार तक का फासला अगर मापा जाए, एक अंदाज़ा लगाया जाए, तो सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि इतना फासला है कि आप एक स्टार से लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर का आप जब फासला तय करते हैं, तो उसके बाद जब आगे स्टार को देखते हैं तो आपको यही लगता है कि शायद अभी आपने कोई फासला तय ही नहीं किया, मतलब अभी आपने शुरुआत की है। तो इस तरह एक स्टार से दूसरे स्टार तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। जहाँ तक तो बात होगी एक इनके जो डिस्टेंस कितना है। अब उसके बाद कहते हैं कि किसी तरह एक वाकया रुनुमा हुआ। वो वाकया क्या था कि एक स्टार दूसरे स्टार के पास आ गया। रेयर होता नहीं है, ये बहुत कम होता है, रेयर चांसेस हैं। लेकिन सर जेम्स जीन्स कहते हैं ऐसा हुआ क्या कि एक स्टार जो था वो दूसरे स्टार के पास आ गया। कहीं से दोनों ट्रैवल करते करते वो दूसरे स्टार के पास आ गया। अब एक स्टार हमारा सन है, ठीक है, इसको याद रखना है। मुख्तलिफ स्टार्स हैं, स्टार्स के अपने अपने नाम हैं। अब जो हमारा सन है, सूरज है, वो भी एक स्टार है, लेकिन उस स्टार को हमने नाम दिया हुआ है सन का। अब इस सन के पास, इस सूरज के पास एक और सितारा कहीं से न जाने कहाँ से खला से हरकत करता हुआ वो इसके पास आना शुरू हो गया। अब आपको पता है सन की अपनी रेज है, सन अपनी धूप फेंकता है, अपनी इसकी रोशनी है, अपनी इसकी रेज है। और इसी तरह दूसरा स्टार है, उसकी भी, वो भी आग का गोला है, उसकी भी अपनी रेज थी। अब हुआ कुछ ऐसे, जू जू वो दूसरा सितारा पास पास आता गया, तो इसने क्या किया, उस सितारे ने उसकी रोशनी जो थी, उसकी जो रेज थी, ये सूरज के ऊपर इकट्ठी होना शुरू होगी। सूरज की सरफेस पे उनका एक पहाड़ बनता गया। कौन सा पहाड़, वो रेज जो सन की थी और वो रेज जो दूसरे स्टार की, जो सन के पास आता जा रहा है, तो वो अपनी रेज बढ़ाता जा रहा है, और उन रेज का एक माउंटेन बन गया, एक पहाड़ बन गया। अब सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि यहाँ पे आपने याद रखना है कि स्टार्स की फॉर्मेशन आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि प्लैनेट्स की फॉर्मेशन कैसे होना है। प्लैनेट्स जो सियारे हैं, स्टार्स सितारे हैं, लेकिन प्लैनेट्स सियारे, सियारों की फॉर्मेशन कैसे होती है, सियारे कैसे बने, वो बता रहे हैं सर जेम्स जीन्स आपको कि दोनों सितारे जो थे, एक सूरज और दूसरा जो दूसरा सितारा था, अब ये दोनों आपस में सफ़र करते हुए एक दूसरे के पास आ गए। दूसरे स्टार ने अपनी रेज जो थी वो सूरज की सतह पे फेंकनी शुरू कर दी, और इनकी रेज का एक पहाड़ बनना शुरू हो गया।
अब जू स्टार वो पास आता जा रहा है सन के, उतना ही पहाड़ जो है वो बढ़ता जा रहा है, उतना ही रेस का पहाड़ बनता जा रहा है कि इतना पहाड़ बढ़ता बढ़ता गया कि जो सन की अपनी रेस थी, उसकी अपनी रेस थी, इन दोनों में ऐसी ताकत थी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इसकी अपनी फोर्स है, उसकी अपनी फोर्स है, इसकी अपनी रेज है, उसकी अपनी रेज है। तो हुआ कुछ ऐसे कि वो जो माउंटेन था वो इतनी रेस को बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि सन की सरफेस थी वो बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकी, और वो जो माउंटेन था वो टूट गया, वो माउंटेन फट गया। अब उसके फटने के नतीजे में क्या हुआ कि उसके टुकड़े जो थे वो सन के आसपास गिर गए। अब वो जो स्टार था वो तो मूव करता करता आगे निकल गया, उसने अपना काम कर दिया। अब ये जो माउंटेन फटा था, अब ये माउंटेन, इसके सारे टुकड़े जो थे वो सन के इर्द गिर्द आके वो सारे के सारे बिखर गए। वो सन के इर्द गिर्द आके वो सारे आगे पीछे सन के गिर्द ही रिवॉल्व करना शुरू कर दिया, उन्होंने सूरज के गिर्द उन्होंने घूमना शुरू कर दिया। अब हुआ कुछ ऐसे कि कुछ जो टुकड़े थे वो सूरज के पास गिरे, कुछ टुकड़े सूरज से दूर गिरे, लेकिन वो सारे के सारे टुकड़े सूरज की कशिश की वजह से। तो जिस तरह देखिए ज़मीन की एक कशिश है कि हर चीज़ ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। आप ऊपर भी जाते हैं, छलांग लगाते हैं, तो ज़मीन के ऊपर ही क्यों आते हैं, हम ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि ज़मीन के अंदर एक कशिश है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अब ये ज़मीन की जो कशिश है, जो ज़मीन की फोर्स है, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जो ग्रेविटी की है, ज़मीन की ग्रेविटी है कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। बिल्कुल ऐसी एक कशिश सूरज में भी थी कि जो टुकड़े, जो पहाड़ के टुकड़े सूरज के इर्द गिर्द गिरे थे, वो सारे के सारे टुकड़े सूरज के आसपास, सूरज की अट्रैक्शन की वजह से, सूरज की कशिश की वजह से वो सारे सूरज के गिर्द घूमना शुरू हो गए। अब उसमें कुछ 9 टुकड़े जो बड़े थे सूरज के, जो आसपास गिरे थे, उन 9 टुकड़ों को प्लैनेट्स का नाम दिया गया, जिसमें आपको पता है एक प्लूटो था, मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं, ज़मीन भी है, अतार्द भी है, ज़ोरा भी है, सैटर्न है, जुपिटर है। इंग्लिश में, उर्दू में, कुछ ने इंग्लिश में नाम याद किए होंगे, कुछ ने उर्दू में याद किए होंगे, लेकिन ये प्लैनेट से सर जेम्स जीन्स के मुताबिक ऐसे बने उस पहाड़ के नतीजे में। अब जो सबसे पास जो टुकड़ा सूरज के था वो सूरज जैसा ही गर्म था, फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर था वो थोड़ा सा गर्म था, लेकिन एज कंपेयर टू जो फर्स्ट था वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं था, दूसरे नंबर वाला। अब जो तीसरे नंबर वाला था, अब वो टुकड़ा उस पे जो स्टार्टिंग जो उसमें हाफ टाइम जो उसमें जो तीसरे नंबर वाला टुकड़ा है उसमें सूरज की रोशनी कुछ इस तरह पड़ रही थी कि उसमें ना गर्मी हुई ना सर्दी हुई। अब वो सूरज की रोशनी कुछ इस तरह थी कि ना वो टुकड़ा इतना ज़्यादा गर्म था, ना वो टुकड़ा इतना ज़्यादा ठंडा था, कि मतलब सूरज की रोशनी एक लिमिटेड वे में उसके ऊपर पड़ रही थी। अब हुआ कुछ ऐसे कि जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, किसी भी जगह पे ना आप देखें बहुत शदीद टेम्परेचर हो ना तो ज़िंदगी वहाँ पे नहीं रह सकती। मिसाल आप खुद की ले लें कि अगर सलगती हुई आग हो, जलती हुई शदीद जलती हुई आग हो, तो क्या आप आग में ज़िंदा रह सकते हैं? आप यकीनन ज़िंदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उस टेम्परेचर की वजह से आप ज़िंदा नहीं रह सकते। एक हो गया गर्म, कि चीज़ें गर्म जगह पे ज़िंदा नहीं रह सकते। अब दूसरा आ जाता है बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ पे होगी। अब ऐसा कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे ठंडा इलाका है, अंटार्कटिका आप नाम सुना होगा, जो बरआज़म है, कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो हर टाइम पूरा साल वो बर्फ़ के अंदर ढका रहता है। अब बर्फानी चीज़ें वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन मॉडरेट टेम्परेचर कहीं ना कहीं गर्मी उनको मिलती है। अब जो बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ पे हर वक्त बर्फ़ जमी रहती है, उस जगह पे भी कोई भी चीज़ जिंदा नहीं रह सकती। अब जो तीसरा टुकड़ा था, जो तीसरे नंबर पे गिरा था, अब उस टुकड़े में ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी, क्योंकि सूरज की रोशनी कुछ इस तरह पड़ रही थी कि ना ज़्यादा हीट थी लेकिन ना ज़्यादा उसमें कोल्डनेस थी, ना ज़्यादा उसमें ठंड थी। अब तीसरे टुकड़े से पीछे चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, जूं जूं तीसरे टुकड़े से पीछे जाते हैं सूरज की रोशनी वहाँ पे नहीं पहुँच रही, तो वो जगह हो गई ठंडी, क्योंकि सूरज की रोशनी गर्म है। अब
वहाँ तक तीसरे टुकड़े तक पहुँच रही है, लेकिन वो भी हाफ हाफ पहुँच रही है, चौथे टुकड़े में नहीं पहुँच रही। तो आपका क्या अंदाज़ा है, वहाँ पे गर्मी होगी या सर्दी होगी? डेफिनेटली वहाँ पे ठंड ही होगी। तो चौथे टुकड़े, फिर पांचवें में और ठंड होगी, फिर छठे में और ठंड होगी, फिर सातवें में उससे भी ज़्यादा ठंड होगी, आठवें में तो ठंड की बात ही ना करें आप। कि जूं जूं आप हरारत से दूर जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंड होती जाएगी, उतनी ज़्यादा आपको बर्फ़ मिलेगी। लेकिन पहले दो की बात करें, पहले दो जो टुकड़े थे वो तो इंतहाई गर्म थे, जबकि तीसरा टुकड़ा ना गर्म था ना सर्द था। अब चौथे टुकड़े में आगे सर्दी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही। अब जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यहाँ पे हमने एक बात सीख ली है कि बैलेंस टेम्परेचर जो होता है, जिसमें आप देखें ज़मीन के ऊपर एक बैलेंस टेम्परेचर है। जो बैलेंस टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा गर्मी वाला और ना ज़्यादा सर्दी वाला, ऐसे मौसम में ऐसा टेम्परेचर जिस जगह पे भी होगा वहाँ पे ज़िंदगी वजूद ले लेगी। बिल्कुल वो तीसरा टुकड़ा हमारी ज़मीन ही थी, क्योंकि इस ज़मीन पे मॉडरेट टेम्परेचर था। इस ज़मीन पे इस टुकड़े में जो टेम्परेचर था वो बैलेंस था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंड थी। और हमने ये भी सीख लिया कि लाइफ उस जगह पे एग्जिस्ट कर सकती है, लाइफ उस जगह पे रह सकती है जो ना ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा। अब इस ना गर्मी ना ठंड की वजह से वो टेम्परेचर मिला तीसरे टुकड़े को, और वो तीसरा टुकड़ा हमारा हो गया ज़मीन का। तो फिर उस ज़मीन ने ज़िंदगी को जन्म दिया, फिर एक पैदा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता इंसान डेवलप हुए। अब ये तो बात होगी हमारी ज़मीन की, स्टार्स की कैसे बने, प्लैनेट्स कैसे बने, ज़िंदगी कैसे बनी, ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। बकिया डिटेल आपको मैं इसमें जो चीज़ें हमने लिखी हुई हैं, अब मोस्टली आप लोग इन चीज़ों को जान चुके हैं। अब बाकी जो डिटेल है मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट इसमें डिस्कस करता हूँ। पहला पॉइंट आपके साथ हो गया कि बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, तो ये इसके बारे में हमने डिटेल से सीख लिया। हाउ स्टार्स आर फॉर्म्ड, ये भी हमने पता चल गया कि स्टार्स कैसे बने। फिर तीसरे नंबर पे हाउ प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड, तो आपको ये अभी मैंने बताया कि प्लैनेट्स कैसे बने। दोनों स्टार्स जो थे वापस में दूसरे के पास आए, माउंटेन बना, वो माउंटेन ड्यू टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन माउंटेन बर्स्ट इनटू पीसीज, तो दीज पीसीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। वो जो टुकड़े थे जो माउंटेन के नतीजे में बने थे, वो टुकड़े माउंटेन ने टूटा जब, वो टुकड़े वो सन के आगे पीछे गिरे, उन्होंने सन के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर दिया, तो वही टुकड़े प्लैनेट्स के लाए। अवर अर्थ इज वन ऑफ देम, हमारी ज़मीन भी उनमें से एक है। तो 3 पॉइंट हमारे हो गए। फिर उसके बाद साइज ऑफ द अर्थ विद अदर, अब ज़मीन का साइज कितना है, ज़मीन कितनी है अगर हम दूसरे प्लैनेट्स के साथ या दूसरे स्टार्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो कुछ स्टार्स और कुछ प्लैनेट्स जो है वो ज़मीन से बहुत बड़े हैं। सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि ज़मीन हमारी इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि आप उसमें लाखों करोड़ों, अगर एक स्टार की बात करो तो कुछ सितारे इतने बड़े हैं कि लाखों करोड़ों ज़मीनें, अरबों ज़मीनें उस स्टार के अंदर डाल दे तो शायद आपको लगे कि एक ज़र्रा अभी स्टार के अंदर पड़ा है, इतनी छोटी ज़मीन है। तो अगर आप खुद देखें कि अगर एक स्टार के अंदर लाखों अरबों ज़मीनें समाने के बाद भी एक ज़र्रा भी नहीं बना उस स्टार का, तो अगर हम इसका कंपैरिजन पूरी यूनिवर्स के साथ करते हैं तो यूनिवर्स का क्या आलम होगा। तो इतनी छोटी हमारी ज़मीन है, ये उसका हो गया साइज। फिर उसके बाद हाउ लाइफ प्रोड्यूस्ड, इसका भी बताया आपको कि ज़मीन पे ज़िंदगी ने कैसे वजूद लिया। पहले तो आपको बताया कि ज़िंदगी आपको तब भी मिलेगी जब टेम्परेचर मॉडरेट होगा, जब टेम्परेचर बैलेंस होगा। तो टेम्परेचर बैलेंस हुआ, खुद ब खुद ज़िंदगी वजूद में है। और बैलेंस टेम्परेचर कौन सा होता है, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी। तो ज़मीन पे जैसे ही बैलेंस टेम्परेचर हुआ, एक ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा जानदार पैदा हुआ, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते होते ये बात इंसानों तक आ गई। फिर उसके बाद वाई अर्थ सीम्स फ्राइटनिंग, ज़मीन हमें खौफजदा क्यों लगती है। ये ज़मीन अभी आपको बताया कि इसमें 2, 3, 4 बातें आती हैं, आप इनको अच्छी तरह सुन लेंगे, आप लोगों को मोस्टली लेसन का टेक्स्ट कवर हो जाएगा, इसके क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। आप इस लेक्चर को सुनने के बाद आप
विदाउट सीइंग एनी क्वेश्चन, जब आप किसी भी क्वेश्चन को देखोगे आप उसका आंसर खुद ब खुद दे दोगे। अब उसमें कुछ ऐसा है कि पूछता है कि क्वेश्चन आता है कि ज़मीन हमें खूबज़दा क्यों लगती है, क्यों खूबज़दा लगती है। अब देखिए उसमें 3-4 वजह आती है। एक तो लिटलनेस ऑफ आवर अर्थ है, ज़मीन हमारी बहुत छोटी है, उसके बारे में अभी आपको मैं डिटेल से बता चुका हूँ कितनी छोटी है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि इस पूरी ज़मीन में, इस पूरी ज़मीन क्या, इस पूरी कायनात में हम अकेले एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ ऑन एनी अदर प्लैनेट्स, ऑन एनी अदर स्टार्स इन द यूनिवर्स। किसी जगह पे भी आपको साइन ऑफ लाइफ नहीं मिलेगा, जिंदगी नहीं मिलेगी। और जब हम ये सोचते हैं ना कि इस पूरी कायनात में हम अकेले हैं तो हमें खौफ लगता है। ये उसकी दूसरी वजह होगी। फिर उसके बाद कहता है कि स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त का फैलाव, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम एक स्टार से दूसरे स्टार का सफ़र नहीं कर सकते, इतना डिस्टेंस है। हम लाखों करोड़ों अरबों मीलों का फासला तय करने के बाद भी हमें यही लगेगा कि हमने अभी कुछ भी तय नहीं किया, इतना फासला है। तो आप देखें, अगर एक स्टार से दूसरे स्टार तक का फासला हम तय नहीं कर सकते तो अगर हम यूनिवर्स में चक्कर लगाने का सोचे तो आप उसका खुद अंदाज़ा कर लें कितनी बड़ी, कितना वक्त का फैलाव है। वक्त थम सा जाता है बिल्कुल, कि पता चलता है कि वक्त तय कर कर के भी आपको लगता है कि आप अभी वहीं के वहीं खड़े हैं, इतना वक्त का फैलाव है। फिर उसके बाद सूटेबल कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, इसमें हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि कैसे सूटेबल कंडीशन, किस तरह की कंडीशन चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के वजूद के लिए। तो ये इसका बैकग्राउंड जो लेक्चर था, ये इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसको सुनने के बाद अब मैं आप लोगों को इस लेसन का जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट आपको रीड करवाता हूँ। और मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को, अगर आपने लेक्चर अच्छा सुना है, टेक्स्ट आपको 80% खुद ब खुद कवर हो जाएगा। बकिया जो उसमें वर्ड्स मीनिंग है, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है, वर्ड सिनोनिम्स हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। और मज़ीद अगर कोई बात रह गई है तो वो बात हम टेक्स्ट में चेक कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस पूरे लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो विद आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो द डाइंग सन, सर जेम्स जीन्स, और कहते हैं कि अ फ्यू स्टार्स आर नोन। तो ये आपको बता दूं, सेकेंड ईयर में ट्रांसलेशन नहीं आती, सेकेंड ईयर में जस्ट आपको लेसन अच्छे आने चाहिए, लेसन का पता होना चाहिए इस पूरे लेसन में क्या क्या बात की गई है, इस पूरे लेसन के टेक्स्ट में क्या कहा गया। जितना अच्छा आप टेक्स्ट सुनेंगे, टेक्स्ट रीड करेंगे, आप लोगों को उतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, आप लोग उतने काबिल होंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो टेक्स्ट आपने गौर से सुनना है, इसके वर्ड मीनिंग जो भी आपको बताऊं आपने, चाहे शॉर्ट है, छोटा लफ्ज़ है, चाहे बड़ा लफ्ज़ है, जो मीनिंग आपको लिखवाता हूँ आप अपनी बुक पास रखें, उसको साथ साथ नोट करते जाए। तो कहता है, सर जेम्स जीन्स कहते हैं, अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ। कुछ सितारे ऐसे हैं, हार्डली बिगर, बामुश्किल वो बिगर, बड़े हैं, देन द अर्थ। ये आपको साइज ऑफ अर्थ विद कंपैरिजन टू द स्टार्स, अर्थ का साइज बताने लगा या स्टार का साइज बताने लगा। अब कहता है कि कुछ सितारे जमीन से बामुश्किल बने हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच एंड लीव रूम टू स्पेयर। अब देखिए, बट मोस्ट ऑफ देम, कुछ उसने कहा कि बामुश्किल बड़े हैं जमीन से, लेकिन कुछ थाउजेंड, थाउजेंड ऑफ अर्थ, सौ नहीं, हजारों ज़मीनें, लाखों ज़मीनें भी हमने कुड बी पैक्ड, हम उसमें पैक कर दें, एक स्टार के अंदर पैक कर दें, इनसाइड उसके अंदर, ईच हर एक हिस्से में, एक हजारों लाखों ज़मीनें हम उसके अंदर पैक कर दें, एंड लीव रूम टू स्पेयर, फिर भी रूम स्पेयर, एंड लीव रूम टू स्पेयर, फिर भी रूम, फिर भी स्पेस बच जाएगी, स्पेयर फ्री, इतनी स्पेस फिर भी फ्री बच जाएगी। हमने लाखों करोड़ों ज़मीनें भी उसके अंदर समा दी हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर रूम बच जाएगा, फिर भी उसके अंदर स्पेस बच जाएगी, इतने बड़े स्टार्स हैं। वी फाइंड एन इमेंस स्टार, इमेंस ह्यूज स्टार, हमें बहुत बड़े, बहुत ह्यूज, इमेंस कहते हैं, इनार्मस भी होता है, ENORMOUS, ह्यूज भी कहते हैं, HUGE, उसके साथ बिग भी है। तो ह्यूज स्टार, हम बहुत बड़े सितार, बहुत बड़ा
सितारे हमें मिलते हैं लार्ज एनफ, इतने बड़े होते हैं टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, उसमें लाखों करोड़ों ज़मीनें समा सकती हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। अब जो बातें हैं, जो क्वेश्चन इसके पॉइंट्स रह गए हैं, जो मैंने इंट्रोडक्शन में जो कोई पॉइंट रह गया तो आप लोगों को टेक्स्ट में डिटेल से पता चल जाएगा। कहते हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, जो टोटल नंबर है स्टार्स सितारों की इन द यूनिवर्स कायनात में, इज प्रोबेबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। आपने टोटल नंबर ऑफ स्टार निकाले हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के जर्रे, ग्रेन्स कहते हैं दानों को, जर्रों को, ऑफ सैंड रेत के। तो जितने रेत के जर्रे होंगे ना, आप रेत के जर्रे, आप एक मुट्ठी में रेत के जर्रे नहीं गिन सकते। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ एक समंदर के नहीं, ऑन ऑल द सी शोर, जितने भी साइले, सी शोर कहते हैं बैंक ऑफ अ सी, जो होता है, जो साइले समंदर होता है, जो समंदर का किनारा होता है, उसको कहते हैं दुनिया में जितने भी समंदर है उन सारे समंदर के किनारों पे चले जाओ और जितने उसमें रेत के जर्रे हैं उन रेत के जर्रों को गिन लो, आपको स्टार का तादाद का पता चल जाएगा। इतने ज़्यादा सितारे हैं। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम। अगर सितारे इतनी तादाद में हैं तो हमारी ज़मीन की उनके आगे क्या वक़्त है। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम। हमारा होम, होम मतलब हमारा घर जो है, हमारा घर कौन सा है, हमारा घर ज़मीन है। तो कहते हैं हमारी ज़मीन इतनी छोटी है इन स्पेस, इस पूरी स्पेस में, इस पूरे खला में, व्हेन मेजर्ड अप, जब हम इसे मेजर करते हैं, जब हम इसे पैमाइश करते हैं, जब हम इसे मापते हैं अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, टोटल मटेरियल्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर जितने मटेरियल है, जितनी हेवनली बॉडीज़ हैं, हम जब उनके साथ अपनी ज़मीन का कंपैरिजन करते हैं तो वो मटेरियल्स आप देख ले कि पूरी दुनिया के साले समंदर के जितने रेत के ज़र्रे हैं तो वो रेत के ज़रों से भी शायद ज़्यादा होंगे। तो हमारी ज़मीन की उसमें क्या वक़्त आती है, इतनी छोटी हमारी ज़मीन है। द मिलियंस ऑफ स्टार्स, लाखों सितारे, आर वांडरिंग अबाउट इन स्पेस। वांडरिंग कहते हैं घूमने फिरने को, वॉकिंग को, ROAMING, रोमिंग भी होता है, वॉकिंग भी होता है। वांडर कहते हैं आवारा घूमना। तो लाखों सितारे घूमते हैं इन स्पेस खला में। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, कुछ सितारे, हाउ डू स्टार ट्रेवल्स, क्वेश्चन आता होता है। तो कुछ सितारे जो है वो ग्रुप्स की सूरत में वो सफ़र करते हैं। विच जर्नी इन कंपनी, कंपनी में वो जो सफ़र करते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, लेकिन ज़्यादातर उनमें ट्रैवल अलोन, वो अकेले सफ़र करते हैं। एंड दे ट्रैवल, और वो सफ़र करते हैं थ्रू अ यूनिवर्स, एक ऐसी कायनात में, सो इमेंस, जो इतनी ह्यूज है, दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवन indeed for one star to come anywhere near to another। कायनात इतनी बड़ी है कि वेरी वेरी रेयर, बहुत कम चांस है कि दैट वन स्टार के एक सितारा जो है वो कम एनीवेयर, कि वो कहीं से आए, नियर टू अनदर, दूसरे सितारे के पास। बहुत कम चांसेस है कि कायनात इतनी बड़ी है कि एक स्टार दूसरे स्टार के पास ही नहीं पहुंच सकता। फॉर द मोस्ट पार्ट, लेकिन ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है, ईच स्टार मेक इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस। वॉयज कहते हैं जर्नी को, वॉयज कहते हैं ट्रैवलिंग को, सफ़र करने को। तो हर सितारा वो सफ़र करता है इन कंप्लीट लोनलीनेस। लोनलीनेस कहते हैं एलोन को, अकेले को, तन्हाई को कहते हैं। लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशियन, उसकी मिसाल देता है कि ऐसे शिप की जो एम्प्टी ओशियन, एम्प्टी खाली, ओशन कहते हैं समंदर को, एक ऐसे समंदर की मिसाल है। उस पूरे समंदर में एक शिप है, एक शिप, ये आपको स्टार दिखा रहा है कि अगर एक सितारा जो है वो दूसरे सितारे का अगर फासला मापते हैं तो कैसे होगा, कि इसकी मिसाल एक ऐसे शिप की है, एक ऐसे जहाज़ की है, जो एन एम्प्टी ओशियन, जो खाली समंदर में है, इन अ स्केल। अब खाली समंदर में जो एक शिप है, कि मतलब आप समंदर के अंदर एक जहाज़ को देखते हैं ना, तो दूर दूर तक उसके सामने कोई जहाज़ नज़र नहीं आएगा। यही मिसाल एक स्टार की है। तो एक स्टार की तरफ जाके देखें तो आपको दूर दूर तक कोई दूसरा सितारा नज़र नहीं आएगा। इन अ स्केल मॉडल, स्केल मॉडल अब ऐसे कह लें कि मैप में, अगर नक्शे में देखें, इन विच, जिसमें द स्टार्स आर शिप्स, अगर हम स्टार्स को शिप्स कह देते हैं, जहाज़ कह देते हैं। शिप जो होता है वो पानी के ऊपर
जो तैरने वाला जहाज होता है, पानी के ऊपर चलने वाला जहाज है। तो कहता है अगर हम स्टार्स को शिप के साथ कंपेयर करते हैं तो एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर। तो हर शिप जो है मिलियन माइल्स, लाखों करोड़ों फासला उसका होगा मीलों का नियरेस्ट नेबर, अपने पास वाले शिप से। तो एक शिप का दूसरे शिप से फासला लाखों करोड़ों मीलों का होगा। बिल्कुल सही मिसाल स्टार की भी है। एक स्टार का दूसरे स्टार से फासला लाखों करोड़ों मील का होगा और वो फासला वो अनमेजरेबल है, अनट्रेवलेबल है। फ्रॉम दिस, इससे इट इज इजी, तो ये आसान है, टू अंडरस्टैंड, ये समझना, वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन रिपीट भी होता रहता है कि एक स्टार सेल्डम, सेल्डम वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो सेल्डम कहते हैं रेयर को, बहुत कम चांसेस है, वेरी रेयर। क्यों? यही वजह है कि एक सितारा बहुत कम फाइंड्स मिलता है अनदर, दूसरे से, एनीवेयर, कहीं भी, नियर इट, उसके पास, कि एक सितारा दूसरे सितारे के पास नहीं जाता। एक सितारा दूसरे सितारे के बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो उससे मिले। यही वजह है कि उनमें फासला बहुत ज़्यादा होता है। वी बिलीव, हम यकीन रखते हैं, होएवर दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स एगो, 2000 आगे मिलियन के लाखों करोड़ों मीलों का, लाखों करोड़ों साल पहले एगो, पहले, दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, ये रेयर, जो रेयर बहुत कम होने वाला, जो सेल्डम होता है, जो ना होने वाला होता है, इवेंट, वाकया, टुक प्लेस हैपेंड, कि ना होने वाला कि एक सितारा दूसरे सितारे के पास आए, ये ना होने वाला वाकया है, लेकिन करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले ये वाकया हुआ। एंड दैट अनदर स्टार, एक और स्टार जो था, वांडरिंग ब्लाइंडली, ब्लाइंड कहते हैं अंधे को, वांडरिंग कहते हैं वॉकिंग को, तो वॉक करता हुआ वो आया अंधाधुन थ्रू स्पेस, खला से, कहाँ से आया ये नहीं पता, हैपन टू कम नियर द सन, और वो क्या हुआ, वो सन के पास आ गया। डिटेल आपको सारी मैंने इंट्रोडक्शन में दी थी, इसलिए मैं इसको थ्रू आउट, मैं इसको आगे गो थ्रू करूंगा। जस्ट एज द सन एंड द मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, जिस तरह देखिए सन और मून जो है, जो सूरज और जो चांद है, रेज टाइड्स, वो क्या करते हैं, फेंकते हैं टाइड्स, अपनी वेव्स, अपनी लहरें फेंकते हैं ऑन द अर्थ, जमीन पे। पता है ना, सूरज की रोशनी भी जमीन पे पहुंचती है और चांद की रोशनी भी जमीन पे पहुंचती है। कहता है जिस तरह सूरज और चांद जमीन पे अपनी रोशनी फेंकते हैं, सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। वो जो सेकंड स्टार था उसने भी अपनी टाइड्स, उसने भी अपनी वेव्स सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पे उसने अपनी फेंकी। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स विद द स्मॉल मैस ऑफ मून रेजेज इन आवर ओशियंस। अब ये जो टाइड्स थी, जो दूसरे स्टार की, जो सन के ऊपर टाइड्स थी, जो दूसरे सितारे की, जो सन के ऊपर रोशनी थी, ये डिफरेंट रोशनी थी। किससे? वो रोशनी जो, वो रेज जो मून जो हमारे ओशियंस के ऊपर फेंकता है। आपको पता है ना कि जब चांद की 14 तारीख होती है, 13 तारीख होती है, जो चांद जब अपने फुल जोबन में होता है, जब अपनी पूरी शक्ल में होता है, तो समंदरों की लहरें जो है वो उस वक्त ज़्यादा पैदा होती हैं। क्यों? क्योंकि जो समंदर में जो चांद की लहरें पड़ती हैं, चांद की जो रोशनी पड़ती है, तो चांद की भी एक कशिश है, तो ये पानी को अपनी तरफ खींचता है, पानी को अपनी तरफ वो ऊपर लेके जाता है। तो ज़मीन की ग्रेविटी आपको बताया, उसकी भी एक कशिश है, तो वापस ज़मीन को, वो जो ज़मीन है वो उस पानी को अपनी तरफ खींचती है। तो चांद का खींचना और ज़मीन का खींचना, इसकी वजह से लहरें वो ऊपर नीचे होती रहती है, वो लहरें बढ़ती है, वो लहरें ज़्यादा पैदा होती हैं। बकिया दिनों में लहरें इतनी पैदा नहीं होती, लेकिन चूँकि तब चांद ज़मीन के ज़्यादा पास आया होता है, जब 13 या 14 तारीख होती है, तब चांद अपनी पूरी शक्ल में होता है, तो उसकी जो रेज है, जो पावर है, वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए वो पानी को अपनी तरफ खींचता है और ज़मीन जो है वो उस पानी को वापस ज़मीन की तरफ लेके आती है। तो इस पानी के ऊपर नीचे होने की वजह से लहरें पैदा होती हैं। लेकिन वो कंपेयर कर रहा है कि जो मून की लहरें हैं, जो ज़मीन के ऊपर पड़ रही है, लेकिन ये लहरें उस स्टार जैसी लहरें नहीं है। उस स्टार की जो, जिसने सन के ऊपर अपनी रेज फेंकना शुरू की, उसकी ज़्यादा ताकतवर लहरें थी। किससे? वो उस मून की लहरों से, उस चांद की लहरों से
वो चांद जो हमारी ज़मीन पे लहरें फेंकता है। तो स्टार की लहरें ज़्यादा ताकतवर थी। An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. Immense, huge tidal wave, huge tidal कहते हैं, आपको बताया रेज को। तो एक बहुत बड़ी, एक बहुत ज्यादा टाइडल वेव, लहरें पैदा हुई थी। मस्ट हैव ट्रेवल्ड, मस्ट हैव फॉर्म्ड, बनी थी, बहुत ज्यादा जो लहरें थी वो बनी सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पे। इसकी डिटेल आपको बता चुका हूँ कैसे वो स्टार जो था, जू उसके ऊपर वो रेज अपनी फेंकता था, तो वो लहरें जो थी वो बढ़ती जा रही थी। एट लास्ट फार्मिंग अ माउंटेन, उन लहरों का एक पहाड़ बन गया। सो हाई, इतना ऊंचा, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि उस पहाड़ इतना ऊंचा था, हार्डली इमेजिन, हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते, हम उसे तसव्वुर नहीं कर सकते। एज द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस, जिस तरह ये डिस्टर्बेंस हो रही है कि सन की अपनी रेज है, उस स्टार की अपनी रेज है, इन दोनों रेज में डिस्टर्बेंस हो रही है। As a cause of disturbance came nearer and nearer, जू वो डिस्टर्बेंस, जू वो जो स्टार था, came nearer and nearer, जू वो उसके पास आता गया, the mountain would raise higher and higher, क्योंकि पावर्स भी ज़्यादा होती जा रही हैं, तो माउंटेन था वो ऊंचा ऊंचा होता गया। एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि सेकेंड स्टार जो था मूव अवे अगेन, वो दोबारा उससे मूव अवे, आगे निकल जाए, इट्स टाइडल पुल, उसकी जो वेव्स थी, उसकी जो लहरें थी, हैड बिकम सो पावरफुल, वो इतनी ताकतवर होगी, दैट दिस माउंटेन वाज टर्न टू पीसेस। अब ये सन की सरफेस उसकी पावर्स को, उसकी जो माउंटेन था उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी, और ये माउंटेन वाज टर्न टू पीसेस, वो टुकड़ों में चेंज हो गया। एंड थ्रू से है, तो थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इटसेल्फ इनटू स्पेस, और उस माउंटेन ने अपने सारे टुकड़े जो थे वो स्पेस के इर्द गिर्द बिखेर दिए। These small pieces have been going around the sun ever since. तब से वो जो स्मॉल पीसीज, वो जो छोटे टुकड़े थे, having going around the sun, तो उन्होंने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। They are the planets, उनको प्लैनेट्स का नाम दिया गया, उन टुकड़ों को प्लैनेट्स का नाम मिला। ग्रेट एंड स्मॉल, कुछ बड़े टुकड़े थे, कुछ छोटे टुकड़े थे। ऑफ विच आवर अर्थ इज वन, और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारी ज़मीन भी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी, मैंने इसीलिए बैकग्राउंड आपको सारा समझा दिया है। द सन एंड द अदर स्टार्स, वो कहता है फिर सूरज और दूसरे जो सितारे थे, वी सी इन द स्काई, जो हम आसमान में देखते हैं, आर एक्सट्रीमली हॉट, वो इंतहाई गर्म है। सन भी, दूसरे स्टार्स भी, वो गर्म है क्योंकि वो बिग बैंग थ्योरी के वो नतीजा थे। फॉर टू हार्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दैम, इस पर आपकी डिटेल से बात कर चुका हूँ कि इतने गर्म थे कि ज़िंदगी उन पर वजूद नहीं रह सकती थी, ज़िंदगी अपना वजूद नहीं रख सकती थी। सो आल्सो नो डाउट वर द पीसीज ऑफ द सन, और नो डाउट, कोई शक नहीं है कि सन के जो पीसीज थे, सूरज के जो टुकड़े थे, व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब वो पहली बार सूरज से लग हुए, वो जो पीसीज थे वो भी गर्म थे उस वक्त, वो भी उस वक्त शदीद गर्म थे, क्योंकि वो स्टार और सन का ही नतीजा थे, वो सन से ही लग हुए थे। लेकिन जू जू वो टुकड़े जितने दूर गिरे, जहां तक तो सूरज की रोशनी गई उन टुकड़ों पे, वो टुकड़े गर्म रहे। लेकिन जो टुकड़े सूरज की रोशनी से बाहर चले गए, तो वो टुकड़े आहिस्ता 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 ठंडे होना शुरू हो गए। ग्रेजुअली, स्लोली, आहिस्ता से, दे बिकेम कूलर, वो आहिस्ता से ठंडे होना शुरू हो गए। अनटिल नाउ, इस तरह के, दे हैव वेरी लिटल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, बहुत कम उनकी अपनी हीट बची। वो हीट जो थी, जो ऑलरेडी सन से वो पहले ले चुके थे, लेकिन जो सन से दूर हो गए, तो अब उनकी अपनी रोशनी जो थी, क्योंकि ठंड की वजह से वहाँ पे तो रोशनी कोई और है नहीं थी, तो उन ठंड की वजह से जो टुकड़े सूरज से दूर थे, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती थी, वो टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होना शुरू हो गए। उनकी अपनी हीट जो थी वो बहुत कम रह गई। दियर वार्मथ, दियर हीट कमिंग ऑलमोस्टली इंटायरली फ्रॉम द रेडिएशंस, अब उनकी जो हीट मिलती है, उन में से कुछ टुकड़ों को गर्मी मिलती है, हरारत मिलती है, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम द रेडिएशन, फ्रॉम द रेज, फ्रॉम द हीट, वो हीट मिलती है विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, जो कि सूरज उनके ऊपर फेंकता है। विच द सन्स पुट डाउन, विच द सन्स थ्रोज डाउन ऑन देम, अब वही टुकड़े रोशनी में रहेंगे जो टुकड़े सूरज के पास है, जो सूरज से दूर है वहां पे उनको रोशनी नहीं मिलेगी।
इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ। आपको पता है उनमें से एक ऐसा टुकड़ा भी था जिसमें ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी, तो उस टुकड़े ने जिंदगी का वजूद दिलाया। वी डू नॉट नो, हम नहीं पता, हमें नहीं पता, हाउ कैसे, व्हेन कब और वाई कहाँ, क्या क्यों, दिस हैपन क्या, कब कहाँ क्यों ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं लिविंग बीइंग्स को, जानदार को कहते हैं जिसके अंदर जान होती है। तो इट स्टार्टेड, जो भी जिंदगी वहाँ पे वजूद में आई, एक एक छोटा सा जानदार वजूद में आया, हुज लिविंग पावर, अब उस जानदार की जो जीने की ताकत थी, कंसिस्टेड डिपेंड चीफली मोस्टली इन दियर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ बिफोर डाइंग। अब उस जानदार जो भी सबसे पहला जानदार बना, उसके अंदर इतनी पावर थी कि रिप्रोड्यूस देमसेल्फ बिफोर डाइंग, रिप्रोड्यूस कहते हैं कॉपी करना, जैसे कहते हैं अपनी नस्ल छोड़ के जाना, बिफोर डाइंग मरने से पहले, कि उस जानदार के अंदर ऐसी ताकत थी कि मरने से पहले अपनी नस्ल छोड़ जाता था, अपनी कॉपी छोड़ जाता था। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग्स, इस सिंपल बिगनिंग से, इस सादा सी बिगनिंग से, इस ऑर्डिनरी बिगनिंग से, स्टार्टिंग से केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ। पहले एक जानदार पैदा हुआ, फिर उसके बाद एक ने दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, फिर ऐसे चलते चलते स्ट्रीम ऑफ लाइफ। स्ट्रीम कहते हैं नदी को, स्ट्रीम एक फवारे को कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ लाइफ, एक जिंदगी की नदी बह गई, जिंदगी का एक फवारा चल पड़ा वहां से, एवर ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स। ये जो फवारा था, ये जो जिंदगी का जो एक फ्लो चला था, एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड, उतना पेचीदा हो गया, उतना बढ़ता गया, हैज इन द एंड, और आखिर में प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, उसने एक ऐसे जानदार पैदा किए whose lives are largely centered in their feelings and ambitions and their sense of beauty। और इसी जानदार ने एक ऐसा जानदार भी पैदा किया कि जिसके अंदर फीलिंग्स पैदा हुई, जिसके अंदर एम्बिशंस विशेस पैदा हुई, जिसके अंदर सेंस ऑफ ब्यूटी, ज़ोक़े जमालियात, खूबसूरती को तारीफ करना, खूबसूरती की तारीफ करने की सेंस पैदा हुई उसके अंदर। और आपको पता है कि ये किसकी बात की जा रही है, एंड द रिलीजन्स, और उसी जानदार में रिलीजन्स ने भी वजूद लिया, मज़ाहिब ने भी वजूद लिया, इन विच, और ऐसे मज़ाहिब लाई दियर हाईएस्ट होप्स, और उन मज़ाहिब के साथ उनकी उम्मीदें वाबस्ता हो गई, एंड लोबलेस डिज़ायर्स, और उनकी नेक ख्वाहिशात उन्हीं के साथ वाबस्ता होगी। तो ये किसकी बात है? डेफिनेटली ये इंसानों की बात है कि वक्त के साथ साथ पहले एक सादा सा जानदार पैदा हुआ, फिर एक उसके अंदर इतनी पावर थी कि वो मरने से पहले वो डबल हो जाता था, वो अपनी नस्ल छोड़ जाता था, फिर एक से दो, दो से चार करते करते एक ज़िंदगी का फवारा बह निकला, एक ज़िंदगी का फ्लो उठ पड़ा, और इसी फ्लो में से एक जानदार ऐसा भी पैदा हुआ जिसकी फीलिंग्स पैदा हुई, जिसमें ख्वाहिशात पैदा हुई, जिसमें सेंस ऑफ ब्यूटी पैदा हुई, जिसके अंदर मज़ाहिब ने जन्म लिया, और वो जानदार इंसान था। कहता है सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि ये वक्त के साथ साथ सारा कुछ हुआ। आल दो अगरचे वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, सर्टेनिटी कहते हैं श्योरिटी को, SURETY, हम नहीं कह सकते एनी श्योरिटी, एक हम इतनी श्योरिटी के साथ, इतने यकीन के साथ नहीं कह सकते। इट सीम्स मोर लाइकली डैट, ऐसा ही हुआ था, डैट ह्यूमन रेस कैम इनटू एग्जिस्टेंस, इसी तरह इंसान की नस्ल, ह्यूमन रेस, रेस कहते हैं नस्ल को, इसी तरह इंसान की नस्ल भी केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंसान की नस्ल ने भी ऐसे ही वजूद लिया, इन सम सच वे एज दिस, बिल्कुल ऐसी जैसे ऊपर इसने बताया, छोटे से फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इंसान ने वजूद ले लिया। स्टैंडिंग ऑन आर लिटल ग्रेन ऑफ सैंड, हम अपने छोटे से ज़र्रे, छोटा सा ज़रा किसको कह रहा है? हम अपने छोटे से ज़र्रे, हमारा छोटा सा ज़रा कौन सा है? कि जो हमारी ज़मीन है, हम अपने छोटे से रेत के ज़र्रे पे खड़े हो ना, तो वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर, हम नेचर को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, कुदरत को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स का अगर हम मकसद हम डिस्कवर करने की, दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं, विच सराउंड्स आवर होम, अब ऐसी नेचर जिसने हमारे घर को घेरे में लिया हुआ है, इन स्पेस एंड टाइम, स्पेस पूरी खला में, एंड टाइम और वक्त ने, वक्त और खला ने अपने घेरे में लिया हुआ है कि अनइमेजिनेबल टाइम है, अनस्ट्रेचेबल टाइम है, स्पेस भी ये अनलिमिटेड स्पेस है। और फर्स्ट फीलिंग तो हमारी सबसे पहली जो फीलिंग्स आती हैं इज समथिंग, एक कुछ ऐसी फीलिंग्स है लाइक फियर, हम अपने
जब रेत के ज़र्रा हम अपनी ज़मीन पे खड़े हो ना, हम जब इस पे खड़े होकर यूनिवर्स को देखते हैं ना, तो हमारी सबसे पहली फीलिंग्स जो होती हैं वो फियर, खौफ की आती हैं। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें पूरी यूनिवर्स जो है ये खौफजदा लगती है। अब वाई द अर्थ सीम्स फ्राइटनिंग, क्वेश्चन आता होता है कि ज़िंदगी, हमें जो ज़मीन है वो हमें क्यों खौफजदा लगती है। उसकी मुख्तलिफ रीज़न बताए, मैंने इसको हाईलाइट किया। वह मुख्तलिफ रीज़न को कहता है हमारी ज़मीन हमें खौफजदा लगती है बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंस। मैंने इसकी बातें आपको मैंने इंट्रोडक्शन में क्लियर कर चुका था। कहता है इमेंस डिस्टेंस, इमेंस ह्यूज डिस्टेंस, फासला बहुत ज़्यादा है एक हेवनली बॉडी का दूसरे के साथ, एक स्टार का दूसरे के स्टार, कायनात में फासले बहुत ज़्यादा है विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जिसको हम समझ नहीं सकते। फ्राइटनिंग दूसरी वजह बताता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेज ऑफ टाइम, वक्त का फैलाव बहुत ज़्यादा है। इसका भी आपको मैं डिटेल से बता चुका। ये ट्रैवल ही नहीं किया जा सकता, करना शुरू करे तो वक्त ही ख़त्म हो जाता है, लगता है हमने कुछ सफ़र ही नहीं किया। सो ग्रेट, इतना सफ़र है डैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम, हम उन्हें तस्वर भी नहीं कर सकते। मेकिंग द होल ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, इंसान की जो हिस्ट्री है उसके कंपैरिजन में, उसके अगर हम मुकाबला करें तो सो स्मॉल, कुछ भी नहीं लगती। इंसान आज से 400 साल, 500 साल, 1 अरब साल पहले पैदा हुए, लेकिन ये हिस्ट्री उससे भी पहले की है। इतनी छोटी हिस्ट्री इंसान की लगती है। फ्राइटनिंग, हमें खुदा लगती है ज़मीन बिकॉज ऑफ आर एक्सट्रीम लोनलीनेस, हम अकेले हैं इस पूरी कायनात में, हम अकेले हैं। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आर होम, हमारी ज़मीन इंतहाई छोटी है। और लिटलनेस का हवाला आप स्टार्स के साथ कंपैरिजन में देख चुके हैं। इन स्पेस अ मिलियंथ पार्ट ऑफ ए ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड, मिलियंथ पार्ट, मिलियन, एक रेत का ज़र्रा है ना, तो उसका भी आप लाख टुकड़े करें ना उस ज़र्रे के भी, तो उसमें हो सकता है उसमें एक टुकड़ा वो भी हमारी ज़मीन का साइज़ नहीं होगा। अगर एक ज़र्रे के आप लाखों करोड़ों टुकड़े करने के बाद भी जो एक टुकड़ा है वो अपनी ज़मीन का साइज़ नहीं है, तो आप इसे पूरी कायनात के साथ कंपेयर करें, कितनी छोटी ज़मीन है हमारी। बट अबव ऑल एल्स, लेकिन इस सबसे बढ़कर वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें ज़मीन जो है ये पूरी कायनात ये हमें खौफजदा लगती है बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन ऑफ दैट लाइफ लाइक आर ओन एग्जिस्ट, हमारी तरह की ज़िंदगी किसी और यूनिवर्स में किसी जगह पे भी वजूद नहीं पाती। जो ज़मीन के अंदर ज़िंदगी है, हमें नहीं पता इस पूरी कायनात के अंदर कोई और ज़िंदगी है भी या नहीं। हमें जब महसूस होता है ना कि हम अकेले हैं, एनीवेयर इन इट एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, ज़मीन के एक्सेप्ट कहते हैं सिवाय, सिवाय ज़मीन के किसी और जगह पे हमें कोई ज़िंदगी मिलती ही नहीं है। जब हमें ये फीलिंग्स आती है कि वी आर अलोन, तब हमें खौफ महसूस होता है। इंडीड, बिलाशुबा, फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर हिस्सा इस कायनात का, एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड, खाली जो खला है इतना ठंडा है कि गर्मी तब भी लगेगी कोई ना कोई स्टार होगा तो, लेकिन एम्प्टी स्पेस जो खाली खला है इज सो कोल्ड, वो इतना ठंडा है दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोजन, कि अगर कोई ज़िंदगी बनती भी है वुड बी फ्रोजन, वो फ्रीज हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द मैटर्स इन स्पेस, ज़्यादातर जो मटेरियल्स हैं, जो हेवनली बॉडीज हैं स्पेस में, इज सो हॉट, वो इतनी गर्म है एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, क्योंकि उसमें ज़मीन में उस जगह पे ज़िंदगी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, हरारत बहुत ज़्यादा है। लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, लगता है कि ज़मीन जो ज़िंदगी है उसका इस यूनिवर्स में होने का कोई प्लान ही नहीं है। तो यूनिवर्स में किसी जगह पर ज़िंदगी वजूद में आ सकती है, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ चीज़ें इंतहाई गर्म है और उन चीज़ों से बाहर हटके जाओ तो खला सारी ठंडी है। और ज़मीन ना गर्मी में रह सकती है ना ठंड में रह सकती है। तो ज़मीन का जो ज़िंदगी का वजूद है वो मुश्किल लगता है। विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लानट सिस्टम, वो ज़िंदगी का वजूद जो हमारे प्लानट के सिस्टम में है, जो हमारी ज़मीन के अंदर है, जिसमें मॉडरेट टेम्परेचर है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन गैस जो है, एस्टिमेट जो है, एस्टिमेट ये है, गैस ये है दैट के देयर कैन ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम इन स्पेस, बहुत कम ऐसे सिस्टम है, बहुत कम ऐसा सिस्टम है, बहुत कम ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसमें ज़िंदगी का वजूद रह सकता है। येट सो फार एज वी कैन सी, जहाँ तक हम देख सकते हैं, लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ, ज़मीन पे जो ज़िंदगी है कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ, कि हमारे अर्थ जैसा कोई प्लैनेट होगा तो ही ज़िंदगी वजूद में रह सकती है। कि सूरज से उसका इतना फासला होगा कि ना ज़्यादा हरारत ले ना ज़्यादा उसको ठंड ले।
सूरज के पास गई तो जल जाएगी, सूरज से दूर गई तो ठंडी हो जाएगी। बस एक दरमियाना टेम्परेचर में रहनी चाहिए, सूरज से उसका दरमियाना फासला होना चाहिए। इट नीड सूटेबल फिजिकल कंडीशन, इसे एक सूटेबल बैलेंस की कंडीशन चाहिए फॉर इट्स अपीयरेंस, इस लाइफ को अपीयर होने के लिए, जिंदगी को वजूद रहने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज अ टेम्परेचर, उन सब में सबसे ज्यादा जरूरी टेम्परेचर है, हरारत है। एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, और ऐसा टेम्परेचर हो कि कोई भी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, वो पानी की हालत में रह सके। अब देखिए ना, गर्मी की तरफ लेके जाएंगे, आग के पास लेके जाएंगे, वो पानी उबल जाएगा। हम बर्फ की तरफ लेके जाएंगे, वो पानी फ्रीज हो जाएगा। लेकिन वो पानी पानी रहे, पानी तब भी रहेगा, ये मॉडरेट टेम्परेचर होगा, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी। अब पानी गर्म भी हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, उसमें भी लाइफ नहीं रह सकती। पानी ठंडा होकर फ्रीज हो जाएगा तो भी लाइफ नहीं है। कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, ये पानी की पोजीशन में रहे तब उस जगह पे जिंदगी वजूद में आ सकती है। द स्टार्स देमसेल्व्स, स्टार्स की बात करते हैं, देमसेल्व्स आर फॉर टू हॉट फॉर दिस। स्टार की बात करें कि वाई स्टार्स डू नॉट हैव लाइफ, क्यों उनके अंदर जिंदगी नहीं है? बिकॉज ऑफ द टू हॉट फॉर दिस, कि स्टार्स जो है बहुत गर्म है फॉर दिस, इस जिंदगी के लिए। वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर्स, हम उन्हें कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ फायर्स, कि ये आग के गोले हैं। स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, स्कैटर्ड स्प्रिंकल स्प्रेड थ्रू स्पेस, ये कायनात में, ये स्पेस में, ये खला में फैले हुए हैं। प्रोवाइडिंग वार्मथ, ये गर्मी दे रहे हैं इन सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द। वेयर द टेम्परेचर इज एट मोस्ट 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, कंप्लीट जीरो से भी 4 दर्जे ज्यादा। अब उस खला में ये हरारत दे रही है, जो खला जो कंप्लीट जीरो, मुकम्मल जीरो टेम्परेचर है, उससे भी 4 दर्जे अबव, उससे भी ऊपर होगा, उस जगह पे ये हरारत दे रही है। दैट इज अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। अब देखिए कुछ इस तरह कि जो सूरज की रोशनी जहाँ तक जाती है वहाँ तक तो गर्मी है, लेकिन उससे आगे कोई और स्टार नहीं है। तो एक स्टार से दूसरे स्टार तक का फासला, उन दोनों स्टार्स की जहाँ जहाँ रोशनी होगी वहाँ वहाँ पे तो हरारत होगी, लेकिन उन दोनों के दरमियान में जो खला है, वो खला 484 डिग्री ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल आपको पता है, इन दोनों में जो टेम्परेचर को मापने के लिए ये पैमाने यूज होते हैं। कहता है कि फ़ारेनहाइट स्केल में 484 डिग्रीज की फ्रॉस्ट, उसमें जो बर्फ है वो मौजूद है। तो ऐसी बर्फ में जिंदगी कैसे वजूद में रह सकती है? इन द इमेंस स्ट्रेचेज ऑफ स्पेस, इमेंस ह्यूज स्ट्रेचेज ऑफ स्पेस, जो स्पेस इतनी फैली, स्ट्रेच कहते हैं फैलने को, एक्सपेंड होने को, EXPAND। इन द इमेंस ह्यूज स्ट्रेचेज ऑफ स्पेस, कायनात इतनी जो खला है इतनी फैली हुई है। बियॉन्ड द मिल्की वे, मिल्की वे कहते हैं गैलेक्सी को, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, सितारों का जो जुर्मट होता है। अब इस सितारों के जुर्मट से बियॉन्ड आगे इट इज कोल्डर स्टिल, जहाँ जब स्टार्स हैं वहाँ पे तो हरारत होगी, लेकिन उन हरारत से आगे कोल्डर स्टिल, ठंडी ठंड है। अवे फ्रॉम द फायर्स, हम आग से दूर जाते हैं। देयर इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड, अनइमेजिनेबल कोल्ड, जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी ठंड होगी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, कई लाखों डिग्री जो वहाँ पे बर्फ पड़ रही होगी। क्लोज अप टू देम, हम जू जू इन स्टार्स के पास आते हैं, देयर इज एन टेम्परेचर ऑफ 1000 ऑफ डिग्री, तो हजारों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। एट विच, और ऐसा टेम्परेचर होगा, ऑल सॉलिड्स मेल्ट, जितने सॉलिड चीजें होंगी, सख्त चीजें होंगी, मेल्ट, वो पिघल जाएंगी। ऑल लिक्विड्स बॉयल, और सारे के सारे लिक्विड जो बॉयल हो जाएंगे, जितना पानी वो उबल जाएगा। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली नैरो बेल्ट, जिंदगी जो है नैरो बेल्ट, उसके लिए आपको लिमिटेड कंडीशंस चाहिए। कौन सी? सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस, कि ये फायर्स, ये जो आग है, ये एक ऐसे डिस्टेंस पे हो विद द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें इस ऐसा डिस्टेंस हो लाइक अर्थ, जिसमें ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, अगर हम इन कंडीशन से, अगर हम इनसे दूर जाते हैं, लाइफ वुड बी फ्रोजन, आग से दूर जाएंगे लाइफ फ्रीज हो जाएगी। इनसाइड इट, हम इसके अंदर आते हैं, वुड बी बर्नट अप, तो हम जल जाएंगे। ना आग के पास जा सकते हैं
नाग से दूर जा सकते हैं। दूर जाएंगे तो ठंड है, पास आएंगे तो गर्मी है। दरमियाना टेम्परेचर हमें चाहिए। रफ कैलकुलेशन, एक एक रफ सा सादा सा अगर हम अंदाजा लगाए, शोज डैट, तो ये बताता है डैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, जितने भी टेम्परेचर बेल्ट्स है, जितने भी जो हरारत के जो कंडीशंस है विद इन विच लाइफ इज पॉसिबल, और वो हरारत की कंडीशन जिसमें जिंदगी वजूद में रह सकती है, ऑल एडिट टुगेदर, उन सब को इकट्ठा कर पूरी यूनिवर्स में जहां जहां पे आपको लगता है कि ये टेम्परेचर इसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उन सब को इकट्ठा कर लिया जाए, मेक अप लेस देन 1000 मिलियन मिलियन पार्ट ऑफ द होल ऑफ द स्पेस। फिर भी 1000 के मिलियन मिलियन पार्ट आप कर ले, फिर भी बहुत कम चांसेस की जिंदगी के वजूद हो सकता है जमीन के अलावा। एंड इवन इनसाइड देम, और इन टेम्परेचर बेल्ट्स में भी, इन कंडीशंस में भी लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, फिर भी बहुत कम चांसेस है कि जिंदगी कहीं और वजूद में आ सकती है। फॉर इट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल, ये एक गैर मामूली बात है, फॉर सन्स, फॉर स्टार्स, के सितारों के लिए, टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स, कि वो ऐसे ही प्लैनेट फेंके, ऐसे ही सियारे वजूद में लाए, एज आर सन हैज डन, जिस तरह हमारे सन ने प्लैनेट वजूद में लाए थे। बहुत रेयर इवेंट है ये ना होने वाला इवेंट है। आपको बताया फासला ही बहुत ज्यादा है, probably maybe only one star in 1 lakh, के एक सितारा 1 लाख, लाखों में कोई एक सितारा हैज अ प्लेनेट गोइंग अराउंड, कि शायद लाखों में कोई एक सितारा ऐसा होगा कि जिसमें प्लेनेट गोइंग अराउंड, कि जिसके प्लैनेट्स होंगे और वो प्लैनेट्स इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होंगे एट द राइट डिस्टेंस, और उनमें से एक प्लैनेट बिल्कुल सही फासले पे आएगा फॉर लाइफ, की जिंदगी के लिए, टू बी पॉसिबल ऑन इट, कि उसमें जिंदगी पॉसिबल हो सकती है। बहुत कम चांसेस हैं कि कोई स्टार जो है वो ऐसे प्लैनेट फेंके, फिर उनमें से एक प्लैनेट जो है राइट डिस्टेंस पे आके रुके, और ऐसा डिस्टेंस जिसमें ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी, तो ऐसे फासले पे आके ज़िंदगी ने वजूद में लेना है जिस तरह हमारी अर्थ प्रोड्यूस हुई है। कहता है ये बहुत कम चांसेस है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा लेसन मैंने जितनी मेहनत की है आप लोगों को किसी न किसी हद तक आपको समझाने में, आपको मैं गाइड करने में कामयाब हुआऊँगा। और इस लेसन के जो आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करूं तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ विद आंसर्स। और मैं इनको रीड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को सारी डिटेल बता चुका हूँ। आप लोगों ने टेक्स्ट अच्छा सुना है तो आप लोग इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है ये तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। उन सब का आंसर मैंने डिटेल से लिख दिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 ये मैंने अलग अलग आंसर नहीं लिखे, आप लोगों को आसानी के लिए आप 2 3 4 क्वेश्चन मिक्स करके मैंने आपको एक ही आंसर बना दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वाई द अर्थ सीम्स सो फ्राइटनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के भी आप चेक कर लें कि मैंने उसके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको विद आंसर लिखा है। और इस तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 को किस तरह पूछा जा सकता है वो दोनों मैंने तरीके बता दिए हैं। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बिग बैंग थ्योरी, आपको मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया था और इसका जो पियोनियर है, जो इसका बानी है, उसके बारे में भी डिटेल से आपके साथ बात की थी। और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ये इस लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी मेरी एफर्ट थी, जितना मेरा हार्ड वर्क था, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों किसी न किसी हद तक आप लोगों को गाइड करने में, आपकी हेल्प करने में कामयाब हुआऊँगा। इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक नई वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।